डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है नियो डार्विनिज्म। देखिए, जब भी हम क्लास में डार्विनिज्म टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद नियो डार्विनिज्म पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि नियो डार्विनिज्म में ऐसा क्या कंटेंट है जो डार्विन से अलग करता है। तो उन बच्चों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगा कि बच्चे, जो नियो डार्विनिज्म है इसका मतलब ये है कि नियो मतलब डार्विन के बाद की जो थ्योरी दी गई है, इसने इस थ्योरी में क्या किया गया है कि जो डार्विन की थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट है उसमें कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है, बट डार्विन की थ्योरी को देखा गया है एज पर द मॉडर्न साइंस। तो मॉडर्न साइंस में क्या हो चुका था जो डार्विन के टाइम में नहीं था? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स काफी फ्लोरिश हो रही है, इसके बारे में हम लोग डे बाय डे नई चीजों को नई चीजों की नॉलेज को गेन किए जा रहे हैं और उन नॉलेज को हमने जो है डार्विन की थ्योरी से को रिलेट किया हुआ है और जो नई चीज उभर के बाहर आई उसे नियो डार्विनिज्म कहते हैं या फिर एवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस, इस नाम से जानते हैं। ये जो थ्योरी थी ये काफी ज्यादा साइंटिस्टों ने मिलकर आपस में जो है वो दी हुई है। जो इसका नाम था द मॉडर्न सिंथेसिस द न्यू डार्विनिज्म, ये जो नाम दिया गया है ये दिया था जी जे रोमे ने। होवेवर हक्सले हो गया, डोगनस्काई हो गया, तो या फिर आप बोल सकते हो रसल वेलिस हो गया, इनकी भी इक्वल जो कंट्रीब्यूशन है इन केस ऑफ नियो डार्विनिज्म। इवन जो रसल वेलिस है उसे हम कहते भी हैं फादर ऑफ नियो डार्विनिज्म, ये भी पॉइंट आप याद रखें। अब नियो डार्विनिज्म पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि नियो डार्विनिज्म क्या कहना चाहता है और डार्विनिज्म से कैसे अलग है। देखिए, डार्विनिज्म में डार्विन ने कहा था कि ओवर प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से कंपटीशन हो जाता है, कंपटीशन लगातार होता रहता है और उसमें हो जाती है वेरिएशन। अब वेरिएशन जो पॉजिटिव होती है उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन में एज लेके घूमते हैं, उनके जो बच्चे होंगे उनमें पॉजिटिव वेरिएशन जाएगी, वो भी एक एज मतलब पॉजिटिव वेरिएशन गेन करेंगे और जनरेशन टू जनरेशन पॉजिटिव वेरिएशन ऐड अप होती जाती है और एक नई स्पीशीज बन के बाहर आती है, राइट। लेकिन डार्विन ने जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया कि वेरिएशन होती कैसे है। दूसरा, डार्विन ने बोला हुआ है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन जाती है, लेकिन उसने कहीं डिस्कस नहीं किया कि वो वेरिएशन कौन सी आगे जाती है, सोमैटिक वाली या जर्माइनल वाली। तीसरा, डार्विन के मुताबिक जब एक पॉपुलेशन है जिससे ए पॉपुलेशन है और इसमें वेरिएशन हुई है, ऐसे तो बी एटसेट्रा इस पॉपुलेशन के मेंबर है, तो डार्विन कहता है कि भाई ए में वेरिएशन आएगी, उसकी जो अगली पीढ़ी होगी उसमें और वेरिएशन आएगी, उसकी अगली पीढ़ी में और वेरिएशन आएगी और वेरिएशन होती जाएगी, एंड में एक नई स्पीशीज बन जाएगी। लेट्स से मैं एफ से डिनोट कर देता हूँ। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि वेरिएशन लगातार एक ही जो इंडिविजुअल की जनरेशन टू जनरेशन हुई जा रही है? बिकॉज वेरिएशन जब भी होती है वो पॉपुलेशन में होती है रादर देन द इंडिविजुअल। तो डार्विन ने इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया हुआ है, लेकिन नियो डार्विनिज्म कहता है इट्स नॉट द इंडिविजुअल बट इट्स द पॉपुलेशन जिसमें वेरिएशन आती है, और ये पॉपुलेशन होती है जो इवॉल्व करती है, नॉट द इंडिविजुअल। तो याद रखिएगा ये पॉपुलेशन है जो इवॉल्व करती है, इंडिविजुअल नहीं। और डार्विनिज्म के मुताबिक एवोल्यूशन होने के लिए क्या होता है? कंपटीशन तो होता ही होता है, वो तो जरूरी है ही है, लेकिन इसमें क्या होता है? मारदाड़ होती है, जो फिट होता है वो सर्वाइव होता है। लेकिन नियो डार्विनिज्म कहता है कि एवोल्यूशन एक पीसफुल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो पॉजिटिव वेरिएशन गेन करते हैं इन पॉपुलेशन और रैंडम मेटिंग होती है, फिर जनरेशन टू जनरेशन जीन आगे जाते हैं। वो कैसे जाएंगे वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इन प्रैक्टिकली ये चीज जो डार्विन ने बोली थी कि इनको इनमें नहीं होगी बट इसी में हुए जा रही है और ये सारे एक ही पॉपुलेशन में रह रहे हैं, वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं था। नियो डार्विनिज्म क्या कहता है मैं यहाँ पर बताता हूँ। लेट्स से ये पॉपुलेशन है, आप ए और बी के साइन को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। तो ये एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में बड़े सारे इंडिविजुअल रहते हैं,
अब इंडिविजुअल में देखिए, सोचिए किसी दो इंडिविजुअल में वेरिएशन आ जाती है, एक इंडिविजुअल ए था, दूसरा इंडिविजुअल बी था, ठीक है, इन दोनों में वेरिएशन आ जाती है। चूंकि ये बेहद बड़ी पॉपुलेशन है, तो डार्विन कहता है भाई इसकी अगली जनरेशन में ये वाला पॉजिटिव वेरिएशन जाएगी, लेकिन अगली जनरेशन तब होगी जब मेटिंग होगी। अब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये इसके साथ मेट करेगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो ये इसके साथ भी मेट कर सकता है, ये इसके साथ भी मेट कर सकता है, ये इसके साथ भी मेट कर सकता है। सिमिलरली ये जिसके अंदर वेरिएशन आई है, ये इनमें से किसी के साथ भी मेट कर सकता है। जब जिनमें ये वेरिएशन आई हुई है वो आपस में मेटिंग ना करें, आपस में ब्रीडिंग ना करें, बट बाकियों से ब्रीडिंग करेंगे जिनमें वेरिएशन बिल्कुल नहीं आई हुई है, तो इनमें क्या होता है, जो पॉजिटिव वेरिएशन आई है वो डिल्यूट हो जाएगी, ठीक है, वो अगली जनरेशन में कब जाएगी, जब दोनों साइड से वो जीन आ रहा हो। लेकिन ये तो डिल्यूशन ऑफ जीन हो रहा है, तो कहता है कि भाई ऐसा डार्विन का जो कंसेप्ट था वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि भाई वेरिएशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जब तक वो आइसोलेशन नहीं होगी तब तक फिजिबिलिटी नहीं है। तो कहता है कि ये तभी पॉसिबल है जब ये जिसमें वेरिएशन थोड़ी सी हुई है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाए और इनसे नाता तोड़ दे, वो किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाए जहां का इन्वायरमेंट कंडीशन इससे थोड़ा भिन्न हो, अलग हो, जहां की नीड डिजायर अलग हो, और इनमें आपस में इंटरब्रीडिंग हो, राइट, इन दोनों में, क्योंकि इसमें भी वेरिएशन है, इसमें भी वेरिएशन है। ऐसा जब इनके अंदर जो बच्चा होगा, लेट्स से मैं सी से डिनोट करता हूं, तो उसमें जो पॉजिटिव जीन है वो मदर की साइड से और फादर की साइड से दोनों से आए होंगे, तो इसमें डबल जो बेनिफिट मिल जाएगा। फिर ये वाले जो है वो आगे जो इनके बच्चे होंगे, लेट्स से एक डी था, एक ई था, ठीक है, ये आपस में ब्रीड करेंगे, इनमें और ज्यादा वेरिएशन होती जाएगी, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये वापिस पॉपुलेशन में ब्रीड नहीं कर रहे, एक टाइम आएगा जब ये एक नई पॉपुलेशन या एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जिसे मैं लेट्स से एक बॉक्स से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए थोड़ी डिफरेंट हो चुका है, जब ये वापिस चला भी जाएगा तो ये इनके साथ ब्रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये होगा एक नई स्पीशीज का बनना। दैट वाज द कंसेप्ट जो नियो डार्विनिज्म कहता है। और इस सारी प्रक्रिया में किसी ने किसी को मारा नहीं है, ये नहीं बोला कि मैं फिट हूं, तुमसे बेटर हूं, तो मेरे जो जीन है अगली जनरेशन में जाएंगे, वो कीप ऑन ऐड होते जाएंगे, ठीक है, वही सर्वाइव करेगा जो फिट है। ऐसे वैसी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज नहीं की गई है, आप देख सकते हैं इट इज क्वाइट अ पीसफुल प्रोसेस। तो सबसे पहली चीज क्या थी जो मैंने यहां पर दिखाई कि भाई पॉपुलेशन में वेरिएशन होना जरूरी है, राइट, क्या होना जरूरी है, वेरिएशन। तो यही इस पे आता है पहला कंसेप्ट कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी, कि जीन के अंदर वेरिएबिलिटी होनी जरूरी है, जो कि नियो डार्विनिज्म कहता है। ये जो जीन के अंदर वेरिएबिलिटी आती है वो किस तरीके से आ सकती है, जीन म्यूटेशन से। आप जानते हो जीन म्यूटेशन का मतलब कि जीन में बदलाव होना, क्योंकि जीन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इनकोड ए पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर दैट इनकोड अ पर्टिकुलर पेप्टाइड, उसे हम जीन बोलते हैं। और जीन आपको पता है कि हमारा जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट कोडॉन है, जैसे मैं CAG बोलता हूँ, ठीक। इसी तरीके से आगे मैं लेके चलता हूँ ACT, इस तरीके से। तो अगर इसमें से किसी एक में भी जीन में बदलाव आ जाएगा तो उसका फाइनल प्रोडक्ट बदल जाएगा। तो जीन म्यूटेशन में क्या होगा, जहां तो एडिशन हो जाएगी या डिलीशन हो जाएगी। तो लेट्स से CAG, इन केस CAG जो है मैं बोलता हूँ ये मिथ्योनिन नाम है, एक एग्जाम्पल है, हालांकि बनाते तो नहीं है लेकिन मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अगर यहाँ पर CA के बीच में T आ जाता है तो अब ये ट्रिपलेट कोडॉन क्या होगा, CAG को रीड नहीं कर रहा, CAT को रीड कर रहा है, ठीक है। तो अब हो सकता है मिथ्योनिन की जगह एलानिन आ जाए या कुछ और आ जाए, तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बदल रहा है, जीन म्यूटेट कर चुका है। तो अब जो जीन की सीक्वेंस बदली है ये जीन के ऐड होने से हुई है, ठीक है। दूसरा होता है अगर जीन सब्ट्रैक्ट कर जाए, तो C यहां से डिलीट हो जाए, तो
अब जो ट्रिपलेट कोडॉन है वो क्या है, ये वाला, राइट। तो म्यूटेशन जहां तो जीन में एक जो आप लोग बोलोगे न्यूक्लियोटाइड ऐड होने से भी हो सकती है, या उसके सब्ट्रैक्ट होने से भी हो सकती है। क्योंकि चाहे न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ हो, चाहे न्यूक्लियोटाइड सब्ट्रैक्ट हुआ हो, पूरे का पूरा जो जेनेटिक कोडॉन है वो शिफ्ट हो जाता है। इसलिए हम इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कि लेट्स से यहाँ पर सी हो, तो नॉर्मल तरीके से मैंने ब्लू मार्कर से अगर बताया था तो मैं ब्लू मार्कर ही यूज कर लेता हूँ। तो सोचिए पहले ये CAG था, इन चीजों को आप भूल जाइए, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर एक और जी इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो ये बन जाएगा CAGG। इनिशियली ये ट्रिपलेट कोडॉन था, ठीक है, लेकिन अब शिफ्ट हो चुका है ट्रिपलेट कोडॉन यहाँ पर। तो अब ये नई सीक्वेंस यहाँ पर आ चुकी है, तो शिफ्ट हुआ, इसे हम फ्रेम शिफ्ट कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं डिलीशन कर दूंगा तो ये म्यूटेशन एक स्टेप आगे जा रहा है इसका कोडॉन का, तो इसे फिर से हम फ्रेम शिफ्ट कहते हैं। तो आपको पता चला होगा कि हम लोग जीन म्यूटेशन को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि कोडॉन ट्रिपलेट होता है तो वो एक स्टेप आगे बढ़ सकता है, एक स्टेप पीछे आ सकता है। दूसरी बात है, इसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज ला रहा है, इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं है, नॉट इन द क्रोमोसोमल लेवल। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है जीन म्यूटेशन की वजह से भी हो सकती है, चाहे क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से भी हो सकती है। तो देखिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या हुआ, जब क्रोमोसोम एज ए होल में कोई चेंज आ जाए उसे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, चाहे तो स्ट्रक्चरल वाइज चेंज या नंबर वाइज चेंज, कि क्रोमोसोम के नंबर बढ़ गए हैं जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ चुकी है। तो अब सबसे पहले क्रोमोसोम म्यूटेशन स्ट्रक्चर चेंज में क्या होगा, जहां तो उसमें कोई क्रोमोसोम की सेगमेंट ऐड हो चुकी है, जहां क्रोमोसोम की कोई सेगमेंट डिलीट हो चुकी है, जहां फिर ट्रांसलोकेट हो चुकी है, जहां फिर इन्वर्जन हो चुकी है। एडिशन को आप कैसे समझेंगे, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यहां पर एक जीन जहां एक थोड़ा सा हिस्सा ऐड हो चुका है, इसे हम एडिशन बोलेंगे। डिलीशन, डिलीशन ये था कि ये मेन क्रोमोसोम है, इसका ये वाला हिस्सा डिलीट हो गया, ठीक है, तो डिलीशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन बोलता है ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है यहां से उठ के इसके ऊपर अटैच हो जाए। लेट्स से ये यहां से डिलीट हो गया, राइट, और ये अब यहां पर अटैच हो गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब होता है कि वो जो अपने आर्म्स है क्रोमोसोम की उसे इन्वर्ट कर दे। और वो क्या होगा, लेट्स से एक क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम है इसके मैं जीन की सीक्वेंस बताता हूं, ये कुछ इस तरीके से है ABC। जब ये इन्वर्ट होगा तो ये क्या बना देगा, ये कुछ इस तरीके से बना देगा CBA, है ना। तो टोटली जीन की सीक्वेंस में क्या आ गया, बदलाव आ गया, जो सबसे एंड में था वो पहले आ गया, इसे हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। तो होपफुली आपको पता चला होगा कि स्ट्रक्चरल वाइज क्रोमोसोम चेंज क्या होती है। तो जब स्ट्रक्चरल वाइज क्रोमोसोम में चेंज आती है, ऑब्वियसली बात है जीन में चेंज आ चुकी है, जीन के पैटर्न में चेंज आ चुकी है, तो दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तीसरा आता है न्यूमेरिक चेंज, कि क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव आता है। देखिए जब क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी ही होगी। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, हम लोग डिप्लॉइड है, और अगर हमारे में एक साथ बढ़ जाएगा तो वो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, फिर कोई टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, तो वो क्या होता है, उसका प्लॉइडी लेवल बढ़ जाना, जो कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी का है। जहां फिर आता है न्यू प्लॉइडी। न्यू प्लॉइडी में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम माइनस हो सकता है, दो क्रोमोसोम माइनस हो सकते हैं, जहां एक क्रोमोसोम ऐड हो सकता है, दो क्रोमोसोम ऐड हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यू प्लॉइडी। लेट्स मैं आपको बताता हूं कि जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या है, जो 21 क्रोमोसोम है
उसकी ट्राइसोमी हो सकती है, मतलब इंस्टेड ऑफ कि वो 2 होंगे क्रोमोसोम तो वो 3 हो जाते हैं। तो ये आती है अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जहां ये हो सकता है कि 21 क्रोमोसोम जो 2 होने चाहिए थे, एक क्रोमोसोम डिलीट हो चुका है आज के टाइम पे, उसके पास एक ही है, तो इसे हम बोलते हैं कि माइनस के क्रोमोसोम इसमें से माइनस हो चुका है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जीन म्यूटेशन क्या होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है। लास्ट में आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो बच्चे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाता ही लाता है, वो 100% है। क्यों? क्योंकि आपने म्योसिस में पढ़ा हुआ है कि म्योसिस में क्या होता है, म्योसिस में क्रोमोसोम जो है वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं, है ना। तो जब ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इनकी सेगमेंट में एक्सचेंज होगा और जीन जो है वो क्या कर जाएंगे, अदला बदली कर जाते हैं। जैसे कि एक नया बच्चा बनता है तो उसमें आधे कैरेक्टर पेरेंट्स से आते हैं, माता की साइड से, फादर की साइड से, और आधे कैरेक्टर उसके अपने होते हैं। उसे हम बोलते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये जीन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो अब इसके बाद हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बाद आएंगे नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहली बात, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की आपको समझ आ चुकी हो, क्रोमोसोमल म्यूटेशन की समझ आ चुकी हो, जीन म्यूटेशन की समझ आ चुकी हो। जीन म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर जीन, क्रोमोसोमल मतलब पूरे क्रोमोसोम के अंदर बदलाव है, तो उसमें जहां तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ चुकी है, जहां उसके नंबर में चेंज आ चुकी है। देन रिकॉम्बिनेशन, तो वो हम लोग म्योसिस में ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो मैं अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो ये टॉपिक काफी लंबा हो जाएगा, तो प्लीज वो एक बार म्योसिस पढ़ेंगे, उनको आराम से समझ आ जाएगा कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। देन नेचुरल सिलेक्शन, देखिए नेचर कैसे सिलेक्ट करता है कि कौन सा जीन रहना चाहिए और कौन सा जीन डिलीट करना चाहिए, क्योंकि नेचर है वो, और जो इन्वायरमेंट होता है वो अपने मैकेनिज्म से चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई कंप्यूटर है कि बटन दबाया और वो अपने आप इन चीजों को छांट रहा है, ऐसा नहीं है। नेचर का एक अपना मैकेनिज्म है। वो वाले कैरेक्टर जो हम एक्वायर करते हैं एज पर द नीड ऑफ द इन्वायरमेंट, वो कैरेक्टर हम एक्वायर करते जाते हैं, वो एड अप होते जाते हैं, और जो इन्वायरमेंट के मुताबिक कैरेक्टर फिट नहीं बैठते वो एक्सटिंक्ट होते जाते हैं। जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा, एक बेहद अच्छा कंसेप्ट है माथ का, जो है डिस्टेंट बिटुलेरिया। तो क्या था कि नॉर्थ अमेरिका वाली साइड वहां पर एक क्या था, लाइट कलर की बटरफ्लाई जो होती वो रहती थी। एक नहीं मतलब बड़ी सारी, एक स्पीशीज की बात की जाए डिस्टेंट बिटुलेरिया की, क्योंकि वहां पर लाइकन काफी ज्यादा था और ये जो है लाइकन के ऊपर आराम से बैठती थी, खाती पीती। जब वहां पर इंडस्ट्रियल आ गई तो इंडस्ट्रियल की वजह से क्या हुआ था कि पोल्यूशन निकलता है, कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं। तो कार्बन पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, जहां कार्बन पार्टिकल्स इंडस्ट्री हो वहां लाइकन नहीं रहते, तो वहां से लाइकन डिसअपीयर होना शुरू हो गए। इनिशियली ये लाइट कलर के थे, लाइकन के ऊपर रहते थे, तो जो प्रेडेटर थे उनको ये दिखते नहीं थे। लेट्स से ये कोई ट्री की स्टेम है तो इसके ऊपर ये बैठे होंगे, तो ये प्रेडेटर को दिखते नहीं थे, क्योंकि ये भी लाइट कलर का, लाइकन भी लाइट कलर का, तो पता नहीं चलता। क्योंकि लाइकन नहीं रहा, ठीक है, और पोल्यूशन की वजह से इसकी स्टेम जो है ऊपर काफी पोल्यूशन जमा हो गया हुआ है, तो ये जो अब ये जो डिस्टेंट बिटुलेरिया मॉथ है, जब ये इसके ऊपर बैठती थी तो ये आराम से प्रेडेटर को दिख जाती थी। लेट्स से मैंने ये टी शर्ट डाली हुई है, अगर मेरी बैकग्राउंड भी सेम कलर की होगी तो मैं इजिली रिकॉग्नाइज नहीं होगा, लेकिन अगर बैकग्राउंड बदल जाएगी, टोटली व्हाइट हो जाएगी, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कपड़े, अगर मेरे कपड़े उस बैकग्राउंड से मैच नहीं करते, मैं इजिली आइडेंटिफाई हो जाऊंगा। तो पहले जो माथ का लाइट कलर था वो लाइकन की वजह से मैचअप होता था, तो कैमोफ्लेज हो जाता था, तो प्रेडेटर को दिखता ही नहीं था। लेकिन जब लाइकन ही हट गया, मतलब उसकी बैकग्राउंड ही खत्म होगी, तो वो प्रेडेटर इजिली उसे आइडेंटिफाई कर लेता था, उसका शिकार करता था। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि वहां पे कुछ माथ ने अपना कलर जो है वो बदल लिया और वो बन गए थे ब्लैक कलर, राइट। क्योंकि ये ब्लैक कलर के थे और इंडस्ट्री की वजह से मोस्ट ऑफ द ट्री की जो स्टेम वगैरह होती थी वो भी ब्लैकिश हो जाती थी, तो ये प्रेडेटर को आराम से नहीं दिखते थे।
ठीक है, तो देखो जीन की म्यूटेशन अब इनको फेवर कर रही है। अब ये जो है ये लाइट कलर के दिख रहे हैं बट ये लाइट कलर के नहीं दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है प्रेडेटर इनको खाएगा, लेकिन इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और इनकी पॉपुलेशन घटती जाएगी, है ना। अगर ये म्यूटेशन पहले हुई होती तो लाइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क कलर आता तो आइडेंटिफाई हो जाता, तो ये बचता नहीं। लेकिन अब कंडीशन रिवर्स है, डार्क बैकग्राउंड है, इनका भी डार्क ही कलर है, तो ये आइडेंटिफाई नहीं होता, लाइट वाले मारे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे म्यूटेशन रेट बढ़ता गया और ये जितनी भी मॉथ है इन्होंने अपना कलर ब्लैक एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो ये क्या था, नेचर ने सिलेक्ट किया कि कौन सरवाइव करेगा। एज सच कंडीशन में ये आपस में नहीं लड़ रही थी, ना ही ये आपस में लड़कर सोच रहे थे कि मैं फिट हूं, मैं अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करूंगा। ये नेचर था, नेचर ने डिसाइड किया। जैसे ही नेचर में बदलाव आया तो उसने बोला भाई ये वाला फैक्टर फेवर नहीं होगा, ये वाला फैक्टर फेवर होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से एवोल्यूशन होती गई, जो कि मैंने बताया कि नेचर कैसे अपना रोल प्ले करती है फॉर सिलेक्शन पर्पस। तो आपने देखा कि सिलेक्शन होने से पहले इसमें वेरिएशन आई, पहले तो लाइट कलर के थे, वेरिएशन आई, कलर चेंज हुआ, ये वेरिएशन अगली जनरेशन में गई और अगली जनरेशन में कहां पर कैसे जा सकी, जब इनके जेनेटिक में चेंज आई। ठीक है, इनके जीन में चेंज आई, और कौन से जीन में, जो हेरिटेबल है, मतलब जर्माइनल वाले में, तो अगली पॉपुलेशन में अगली जनरेशन में ये एड अप होता गया। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या रोल है, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने यही भी आपको बताया था कि अगर ये मेन पॉपुलेशन में रहेंगे, ठीक है, तो आपस में ब्रीड करेंगे तो डिल्यूट होता जाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा अलग होके आपस में ब्रीड करेंगे तो एक नई पॉपुलेशन जनरेट होती जाएगी, और ये तभी पॉसिबल है अगर ये रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेट करें। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का बेहद अहम रोल है फॉर द पर्पस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो यहां तक आपको पता चल गया होगा कि भाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी का क्या होती है, कैसे जो है ये काम करती है। देन नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, किस तरीके से नेचर डिसाइड करती है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है। फिर आता है माइग्रेशन। ये जो माइग्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये तीन स्टेप जो है हम एक्सेसरी में डालते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी नहीं है बट ये एक्सेसरी है। तो माइग्रेशन ऑब्वियसली बात है, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये जो ए और बी इधर से इधर आए, इस प्रोसेस को ही माइग्रेशन कहा जाता है। तो माइग्रेशन काफी ज्यादा टाइप की होती है। इन माइग्रेशन बाहर से मेन पॉपुलेशन में आना, ई माइग्रेशन मेन पॉपुलेशन से अलग हो जाना। तो ये वन ऑफ द टाइप है माइग्रेशन की। हाइब्रिडाइजेशन नो डाउट एनिमल के केस में देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन का ऐसा एवोल्यूशन में इतना अहम रोल नहीं है। जैसे कि हम बोल दें कि अगर मेल हॉर्स का फीमेल डंकी से या फीमेल हॉर्स का मेल डंकी के साथ मीटिंग करवाई जाती है तो हिनीज या म्यू जो प्रोड्यूस होंगे, तो आल्दो एक हाइब्रिड तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन हम उसे एवोल्यूशन में नहीं जोड़ के रखते। क्यों? क्योंकि वो जो है वो स्टीराइल होता है, वो अगली जनरेशन को मतलब ये कहने का कि वो फर्टाइल नहीं होता है, वो अगली जनरेशन पैदा ही नहीं कर सकता। सो जो नए कैरेक्टर उसने दोनों से एक्वायर किए हैं वो अगली जनरेशन में नहीं जाते। तो इट मींस एनिमल में हाइब्रिडाइजेशन का ऐसा कोई रोल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ एवोल्यूशन। हाँ, प्लांट्स में इनका रोल होता है लेकिन नॉट इन केस ऑफ एनिमल्स। देन जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का ऑफ कोर्स एक बेहद अहम रोल होता है फॉर द पर्पस ऑफ एवोल्यूशन। और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कहती है? कहती है सोचिए एक पॉपुलेशन है और यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 10 जो है वो इंडिविजुअल है, ठीक है। अब सोचिए किसी एक इंडिविजुअल में अगर चेंज आ जाती है किसी एक में, तो ओवरऑल ये कितनी परसेंटेज को रिफ्लेक्ट करेगा? 10%। तो जितनी छोटी पॉपुलेशन उसके अंदर अगर चेंज आती है तो उसकी जो परसेंटेज है वो उतनी ही ज्यादा होती है। तो सो स्मॉल पॉपुलेशन में जो जीन में वेरिएशन आती है, फ्लक्चुएट करते हैं, जहां कह सकते हो जीन फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट करती है, वो रैंडमली फ्लक्चुएट करती है और जिसमें एवोल्यूशन काफी स्पीड अप प्रोसेस से होती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट नियो डार्विनिज्म। होपफुली आपने इसे आराम से
अच्छे तरीके से समझा होगा। इन एनी केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। आप कहीं पर भी देखिएगा हमने ओवरऑल बात पॉपुलेशन की है। तो डार्विन जो है वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर बोलता था कि एवोल्यूशन हो रही है, बट नियो डार्विनिज्म जो है वो कहता है इट्स नॉट द इंडिविजुअल बट इट्स द पॉपुलेशन और जीन पूल दैट इवॉल्व रादर देन डार्विनिज्म, जहां उसने बोला था कि नेचर में ब्लडी वार होती है, इसने बोला कि नेचर में जो एवोल्यूशन है इट इज ए पीसफुल प्रोसेस जो एवोल्यूशन की तरफ लेके चलता है। डार्विन ने नहीं बताया कि जीन में वेरिएशन होती कैसे है, लेकिन नियो डार्विनिज्म चूंकि जेनेटिक फ्लोरिश कर रही थी, अब हमें जीन के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो हम बता सकते हैं कि वेरिएशन होती कैसे है और कौन सी वेरिएशन एक से दूसरी जनरेशन में जाती है। डार्विन ने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, लेकिन नियो डार्विनिज्म ने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसके ऊपर स्पेशल फोकस किया हुआ है। सो दैट वाज ऑल अबाउट नियो डार्विनिज्म, और यू कैन से द मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी। थैंक यू बच्चे।